नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। बाबा साहब की जयंती को पूरे देश में लोग मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत और समता मूलक समाज के निर्माणकर्ता थे। अंबेडकर समाज के कमजोर, मजदूर, महिलाओं आदि को शिक्षा के जरिए सशक्त बनाना चाहते थे। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अंबेडकर होने के मायने क्या हैं, क्योंकि अंबेडकर जी का जो जीवन था उसके तमाम पहलू हैं। अगर हम बात करें उनके संविधान निर्माता के रूप में, तब भी हमें अलग पहलू दिखाई देता है। वंचितों, शोषितों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसकी भी एक अलग मिसाल देखने को मिलती है। मजदूर नेता के रूप में भी वो हमें दिखाई देते हैं। और अगर बात करूं एक राजनेता के रूप में, तो अलग उनकी एक छवि दिखाई देती है और विधि ज्ञाता के रूप में भी वो उभर के सामने आते हैं। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे समझने की मैं कोशिश करूंगा जो बाबा साहब का जीवन रहा वो किस तरह आज हमें प्रेरणा दे सकता है, किस तरह आगे देश का, समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर सुषमा यादव जी से, जो सदस्य हैं यूजीसी की। सुषमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, जो निदेशक हैं साउथ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय के। प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा नरेंद्र जी आपसे। नरेंद्र जी, अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं तो उनके जीवन के अलग अलग पहलू उभर के सामने आते हैं। हम किस रूप में बाबा साहब को देखें, क्योंकि समाज का या किसी भी क्षेत्र का ऐसा कोई पहलू छूटा हुआ मुझे नहीं लगता जो हमें बाबा साहब के जीवन में देखने को नहीं मिलता है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये एक साक्षात युग प्रवर्तक महामानव थे और उनके व्यक्तित्व के 12 पहलू है जिसके बारे में बोला जा सकता है। पहला पहलू तो है वो ज्ञान मार्गी थे। उन्होंने जितनी विद्या संपादन की उतनी शायद किसी ने की होगी। दूसरी बात यह है कि वो अर्थशास्त्री थे। तीसरी बात यह है कि वो अर्थ प्रशासक भी थे। चौथी बात यह है कि वो समाज सुधारक थे। पांचवी बात है वो शिक्षा शास्त्री थे। छठी बात है वो समाज शास्त्री थे। यहाँ तक कि वो मानव वंश शास्त्री भी थे और राजकीय मुत्सद्दी भी थे। पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी वो सामने आए। साथ ही साथ वो विधि मंत्री थे और भारतीय संविधान के तो प्रमुख शिल्पकार थे ही। और 11वां पहलू उनका ये है कि जो हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हो गया उसके वो चैंपियन थे। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो उनके आयु का है वो बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तक के रूप में, जिन्होंने हजारों वर्षों के बाद अपने जीवित कार्य के अंत में धर्मांतर किया और हिंदू धर्म का त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। और ये जो चक्र है, बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन करने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। जी, जो 12 आपने उनके पहलू बताए जीवन के, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हम माने? वैसे सारे ही उनके पहलू महत्वपूर्ण हैं, आपको सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित करता है? मुझे यह लगता है सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि वो राष्ट्रीय नेता थे। जब भी उनकी मुलाकात, जब भी उनका परिचय किया जाता है तो कहते हैं वो दलितों के मसीहा थे, वो तो इस वर्ग के लिए काम करते थे। ये गलत बात है। उन्होंने जो भी किया अपने आयु में, ये सारा 12 पहलू के दरमियान उन्होंने जो भी किया है वो राष्ट्रीय नेता के रूप में किया है। हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन जिसको कहते हैं वो महात्मा गांधी जरूर होंगे, लेकिन भारत का जो रिपब्लिक है, इस रिपब्लिक के निर्माता ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। उनकी हर एक बात पूरे राष्ट्र को सामने रखे हुए थी। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू, सारे पहलू महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो भारतीय थे और उनका कहना यह था कि मैं शुरू में भारतीय हूं, अंत में भारतीय हूं और दरमियान भी भारतीय ही हूं।
जी, यह उनका सबसे बड़ा परिचय है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से नरेंद्र जी उनके जीवन का वर्णन किया उसको सही मायनों में भारत रत्न कहे जा सकते हैं। उनको भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया। सुषमा जी, आप कैसे देखती हैं? क्योंकि मैं नरेंद्र जी को जब सुन रहा था, एक बात, क्योंकि बाबा साहब को जातियों में और कुछ वर्ग के साथ बांधने की कोशिश की गई है उनके जीवन को, लेकिन जो नरेंद्र जी ने बताया, जो 12 उनके पहलू बताए हैं जीवन के, उसमें अगर हम कहें मजदूर नेता के रूप में भी हैं, महिलाओं का जिस तरह से उन्होंने उद्धार, उनके अधिकारों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो भी हमें देखने को मिलता है। आप कैसे देखती हैं उनके जीवन को? वैसे तो जो जिस प्रकार से अभी आदरणीय जाधव जी ने बताया है, डॉक्टर अंबेडकर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी विलक्षण व्यक्तित्व मैं कहूँगी। विलक्षण व्यक्तित्व इसलिए कि आजकल हम नॉलेज सोसाइटी या ज्ञान समाज की बात कर रहे हैं जी। डॉक्टर अंबेडकर ने किस समय, एक शताब्दी पूर्व लगभग, ज्ञान समाज की या नॉलेज सोसाइटी की बात की थी, जब उन्होंने ये कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम अपने सभी साथियों को जो अशिक्षित हैं और अशिक्षित होने के कारण ही वंचित हैं या पिछड़े हैं, उनको उस पिछड़ेपन से बाहर निकाल सकते हैं। उस रूप में मैं समझती हूँ हम सबको याद करना चाहिए, एक शिक्षाविद के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक युग प्रवर्तक के रूप में। और जिस समय पूरे विश्व में बहुत सारे देश मानव अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, वोट के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय संविधान बनाते समय विद स्ट्रोक ऑफ द पेन बाबा साहेब अम्बेडकर ने वह सब अधिकार इस देश के सभी व्यक्तियों को दिए, महिलाओं को दिए। लेकिन फिर भी महिला हूँ इसलिए मैं एक विशेष तौर पर उनकी बात याद करना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के विषय में जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संघर्ष किया वह महिलाएं भी नहीं जानती हैं, अधिकांश समाज भी नहीं जानता है। ये बात सोचना कि महिला को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, महिला को अवकाश क्यों मिलना चाहिए, इसके लिए जो तर्क उन्होंने दिया वो तर्क मैं यहाँ सबके सामने आज रखना चाहती हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर का ये कहना था, when a woman gives birth to a child, she doesn't do it for herself. जी. She does it for the society, she does it for the nation, and therefore the nation owes her as much time of leave and rest as is required for her recouping and the child's upbringing. यानी पूरा का पूरा श्रेय उन्होंने समाज को दे दिया कि उस महिला का हित, उस महिला का स्वास्थ्य, उस महिला का आराम, ये पूरे राष्ट्र का लक्ष्य है। उस समय ये बात कोई फेमिनिस्ट नहीं कह रहा था, वो फेमिनिस्ट से बड़े फेमिनिस्ट थे कि उनको ये अवकाश मिलना चाहिए। और इस प्रकार से महिलाओं के प्रति जो एक दृष्टि रखी जाती थी, दे प्रोक्रिएट, नो इट वाज नॉट दैट, दे क्रिएट द नेशन। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने कही और साथ ही साथ उनके अधिकारों की लड़ाई महिलाओं ने नहीं लड़ी। हिंदू कोड बिल एक ऐसा बिल था जिसके माध्यम से इस देश के नारी पुरुष की समानता की नींव बाबा साहेब अम्बेडकर रख रहे थे जी। और उसके लिए 3 वर्ष तक लगभग वो संघर्ष करते रहे। उनमें से अधिकांश आज कानून बन गए हैं, विधि बन गए हैं, लेकिन उस समय शायद वो बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही प्रगतिशील कदम था। मैं समझती हूँ हमें बाबा साहेब अम्बेडकर को एक समतावादी, एक नारीवादी, एक प्रगतिवादी और एक ज्ञानवादी महापुरुष के रूप में अवश्य याद रखना चाहिए। लेकिन एक बात और, जो बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तक के बाद बात उन्होंने कही, बहुत कम व्यक्तियों को अपने जीवन में ये अवसर मिलता है कि वो धर्मों का विश्लेषण कर सकें और धर्मों की समालोचना कर सकें। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया, उसमें सुधार लाने का प्रयास किया और देखा कि वो सफल उस समय नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कहना बहुत बड़ी बात थी, आई वॉज बोर्न हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज हिंदू। और फिर उसको सत्य भी प्रूव किया, लेकिन अपने राष्ट्र, जैसा आदरणीय जाधव जी ने कहा कि वो भारतीय थे अंत तक भी, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना इसलिए कि बौद्ध धर्म एक उदारवादी धर्म है। जी, मैं इसी बात को ही आज समझना चाहता हूं जो नरेंद्र जी ने शुरू की है कि बाबा साहब अंबेडकर को दलितों का मसीहा कह सकते हैं आप, उनको किसी भी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, बाबा साहब का जीवन इतना बड़ा है कि उसमें आप मजदूर नेता के तौर पर, उनको विधि के ज्ञाता के तौर पर, एक विद्वान के तौर पे, ज्ञान के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन भारतीय थे। ये एक बड़ा जो मुद्दा उभर के सामने आया है। प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बाबा साहब को बांधने की कोशिश की गई है उनके जीवन को, कि किसी एक वर्ग से दलितों के मसीहा थे,
लेकिन भारतीय थे। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? राष्ट्र निर्माता थे, भारत रत्न थे। मनोज जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बाबा साहब के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर आपने देश की दो सुविख्यात हस्तियों को बाबा साहब के लिए चर्चा करने के लिए चुना है। जाधव साहब और सुषमा जी से बेहतर इस विषय का समीक्षक मुझे तो नहीं मिलता। जहां तक बाबा साहब के व्यक्तित्व का सवाल है, उनके कृतित्व का सवाल है, ये सारी भ्रांतियां इसलिए हैं कि हम बाबा साहब को बहुत छोटे दायरे में कई बार कैद करने लगते हैं। इसलिए है कि हम बाबा साहब का समग्र ठीक से पढ़ा ही नहीं, बाबा साहब को ठीक से जाना ही नहीं। बाबा साहब का एक एक पल राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए है, समाज में पैदा हुई बुराइयों को खत्म करने के लिए है। इस नाते अगर मैं बाबा साहब को कुछ शब्दों में बांधने का प्रयास करूं तो ये धृष्टता होगी। फिर भी मैं ये कह सकता हूं वो संपूर्ण मानव है, जो मानव जाति के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए पूरे जीवन उद्यत रहे और संघर्ष करते रहे। आप सोच करके देखिए, तत्कालीन समय में सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ब्रिटिश सरकार की तरफ से भी उनको प्रलोभन है तमाम बड़े पदों पर जाने का। लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि अगर भारतीय समाज में मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है, छुआछूत का व्यवहार हो सकता है, भेदभाव का व्यवहार हो सकता है, तो बहुत बड़ा समाज है जिसको ये सब सुविधाएं प्राप्त नहीं है। उस समाज के सम्मान के लिए, उस समाज की जागृति के लिए, उस समाज को गौरवान्वित करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए उन्होंने अपने आप को समग्र समाज के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए जब जाधव जी कह रहे थे कि उनको दलितों का मसीहा कह करके बहुत छोटा कर दिया जाता है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात से कि बाबा साहब को खाने खाने में बांट करके न देखा जाए। उनको उनके राष्ट्रबोध के साथ, देश के कल्याण के साथ, सुषमा दी बहुत अच्छा कह रही थी अभी कि नारी उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किया, जो विकासात्मक कार्य उन्होंने किए, वो किसी और ने नहीं किया। तमाम बातें कानून बन गई हैं। मैं जाधव जी को ही कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, 1932 में, 1927 में वो आबकारी नीति पर चर्चा कर रहे हैं, नशाबंदी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज के समाज में जरा सोच करके देखें, जैसे ही नशाबंदी की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का चित्र सामने आता है, जबकि बाबा साहब जो चिंता कर रहे हैं मुंबई में विधान परिषद में, वो चिंता पढ़ने योग्य है। वो जी, कह रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल प्रकाश जी, बाबा साहब का कोई भी अगर उनके जीवन का चैप्टर मैं खोलता हूं तो उसमें इस समाज का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं रहता जिस पर बाबा साहब ने चिंतन ना किया हो। बिल्कुल। दलितों के वो मसीहा थे, हमेशा रहेंगे। कोई दलित अधिकार के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया उसको कोई नहीं भूल सकता बाबा साहब को, उसके लिए हमेशा वो याद किए जाते रहेंगे। आज दलितों को, वंचितों को जो अधिकार मिला है वो उन्हीं के कारण ही मिला है। लेकिन असमानता का सामना, जात पात का सामना नरेंद्र जी उन्होंने किया। मैं एक चीज आपसे जानता हूं कि आपने 21 से अधिक किताबें उनके जीवन पे लिखी हैं। जाहिर तौर पे आपने उनके जीवन के हर पक्ष को बहुत करीब से देखा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जब आज आज़ादी का अमृत महोत्सव देश में मन रहा है, जात पात, असमानता, क्या इसमें बदलाव आया है जिसके लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया? क्या ये बदलाव आज महसूस करते हैं आप? इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी है जी। बहुत हद तक इसमें बदलाव आ गया है, लेकिन जहां तक जात का सवाल है, देखिए इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि लोगों में प्रगति हो गई है क्या, आर्थिक प्रगति हो गई है क्या, जो पिछड़ा वर्ग था उसमें आर्थिक प्रगति हो गई है क्या, ये एक पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि उनके शिक्षा में कुछ तब्दीली आई है क्या, और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जाति संस्था जो है उसमें कुछ बदलाव आया है क्या। पहली बात का तो मैं जवाब ये दे सकता हूं कि निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति
की तरफ जा रहे हैं। और जो पिछड़ा वर्ग था वो शिक्षा के माध्यम से, बाबा साहेब ने जो पहली संस्था बनाई थी उसका ब्रीदवाक्य था, शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, एज्युकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। तो उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया था। उन्होंने अपनी शिक्षा संस्थाएं भी बनाई थी, शिक्षा को उन्होंने पर बहुत ही ज्यादा महत्व दिया और उनके चलते हुए बहुत बड़ा बदलाव पिछड़े वर्गों में आया है और शिक्षा के माध्यम से बहुत लोग उभर कर सामने आए और ज्यादा आने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बदलाव जरूर हुआ है। तीसरा जो पहलू था जाति व्यवस्था का, उसके बारे में मैं खुश नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जाति व्यवस्था ये बहुत प्रकट रूप में रहा करती थी। एक जमाना था कि दलितों को अपने गले में मिट्टी का पॉट लेके जाना पड़ता था क्योंकि उनकी थूक जमीन पर न गिरने पाए, यहां तक उनको कमर में झाड़ू लगा के चलना पड़ता था। वो सब चला गया है। इसका मतलब है जाति व्यवस्था बदल गई है क्या? दुर्दैववश मैं इसका जवाब दूंगा कि नहीं बदली है। अभी जो जातीयता है वो मानसिकता के रूप में है, जो दृश्य रूप में दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारी मानसिकता जो है वो जितने प्रमाण में बदलनी चाहिए उतने प्रमाण में आज तक बदली नहीं है। इस बात का मैं ये अभिमान से बिल्कुल कह नहीं सकता हूं कि जाति व्यवस्था का अंत हो गया है। वो हमारे मस्तिष्क में है, हमारी मानसिकता में है। और ये भारतीय जाति व्यवस्था ने भारत के आर्थिक प्रगति का जो प्रचंड नुकसान किया है, बरसों से किया है, वो दूर होने में वक्त लग रहा है, लेकिन ये होना चाहिए, ये मेरी भावना है। जी सुषमा जी, इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जब बाबा साहब के जीवन पे चर्चा हम करते हैं या उनके पहलू को देखते हैं तो बात चाहे छुआछूत की हो, क्या छुआछूत समाज से समाप्त हुई? जाहिर सी बात है, 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये पहलू ऐसे हैं जिस पे देश को चिंतन करना चाहिए, करता भी है, समाज भी चिंतन करता है। क्या असमानता मिटी है? आज दलितों को वो अधिकार हैं, वंचितों को अधिकार हैं, महिलाओं का आपने बताया बहुत अधिकार मिले, उन्हीं के कारण मिले। आप इसको कैसे देखती हैं? असमानता मिटी नहीं है, असमानता कम हुई है, ये तो मैं कह सकती हूँ। जैसा अभी प्रोफेसर जाधव जी ने कहा, असमानता कम हुई है क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, ये अपने आप में इस बात का परिचायक है। शायद बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो वो मार्ग तो उन्होंने तैयार किया और वो मानसिकता में बदलाव का मार्ग भी तैयार किया। लेकिन ये बात सच है कि शारीरिक तौर पर या दृश्य तौर पर अब हमें शहरों में कम से कम जाति व्यवस्था उस प्रकार से नहीं दिखाई देती, परंतु हाँ, वो हृदय में है, मनों में है। वो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक भी है क्योंकि जो सामने शत्रु होता है उससे आप लड़ लेते हैं, लेकिन जो छिपा हुआ होता है उससे लड़ना थोड़ा संघर्ष का और कठिन होता है। और ऐसा उदाहरण मैं बता सकती हूँ, अभी बहुत से अध्ययन हो रहे हैं जहाँ मल्टीनेशनल्स का भी अध्ययन किया गया है और शहरी बाज़ारों का भी अध्ययन किया गया है। और वहाँ ये नाम बदल कर जानने की कोशिश की गई कि मल्टीनेशनल्स अगर सच में मेरिट चाहते हैं तो क्या नाम से कोई फ़र्क पड़ता है? तो यदि बच्चे का नाम बदला हुआ है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, यदि उसके नाम के पीछे जाति लगा दी जाती है तो उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, बच्चा तो वही होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति आकर मिठाई की दुकान खोल लेता है, जब तक उसकी पृष्ठभूमि नहीं पता है वो दुकान बहुत अच्छी चलती है क्योंकि काम वो बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन जैसे ही कोई और गांव से व्यक्ति आ जाता है तो उसकी जाति पता चलने के बाद लोग वहां जाना बंद कर देते हैं। यानी मनों में अभी कहीं ना कहीं वो इतिहास छिपा है। मैं समझती हूँ जैसे आज आपने अंबेडकर होने के मायने पर मुद्दा उठाया है, तो अंबेडकर होने का मायना यही है कि एक खुला उदार हृदय हो, एक ऐसा हृदय हो जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके, एक ऐसा हृदय हो जिसकी बात उन्होंने कही कि वो सिर्फ इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी भी भारत के लिए उन्होंने कहा था। समानता और स्वतंत्रता का अर्थ तब तक नहीं रह जाता जब तक वर्गों में अपने आप में भाईचारा नहीं विकसित हो जाता। और उससे भी आगे उन्होंने कहा था जब तक मोबिलिटी, जो कंपार्टमेंट्स में बटी हुई जातियां थीं, उनमें आपस में संचरण नहीं हो जाता कि मैं एक स्थान से दूसरे जा सकूं और दूसरे वाला भी इधर आ सके। अब तक इस देश में यदि सीवेज में काम करने वाले व्यक्ति की मौत होती है और प्रशासन ये कहता है कि कोई काम ही नहीं करता है, नोबडी वर्क्स एज स्कैवेंजर, लेकिन मैनुअल स्कैवेंजर हैं,
तो हमने बहुत बड़ा रास्ता तो तय किया है जी, लेकिन आगे जाना अभी बहुत बाकी है। जी जी प्रकाश जी, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे मैं कहूं तो आज बाबा साहब का जो चिंतन था, जो उनका सपना था, जो उनके लक्ष्य थे, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए पंजाब से लेकर दिल्ली तक बाबा साहब को खास तौर पे याद किया जा रहा है। देखिए, बाबा साहब को याद करने में बुराई नहीं है जी। बाबा साहब से जुड़ा हुआ जो समाज है, जो उनको अपना प्रेरणा पुरुष मानता है, उसमें अपना भविष्य देखता है, उनके माध्यम से वह अपनी ताकत को महसूस करता है, उस समाज को जब तक अधिकार नहीं मिले तब तक बाबा साहब का नाम आगे करके राजनीति करना श्रेयस्कर नहीं है। हाँ, बाबा साहब का लाभ समाज को बहुत हुआ है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, उसका स्वरूप बदला है, वह हमारे मानसिकता का हिस्सा बना है। और मुझे तो कई बार बहुत कष्ट होता है जब मतलब इंट्रा कास्ट सिस्टम्स में भी जातिगत भेद हमको देखने को मिलते हैं। जी। तमाम व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे साझा कर सकता हूं, जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर लाभ लेती हुई जातियों के बीच भी आपसी प्रतिस्पर्धा और भेदभाव हमारे समाज का हिस्सा है, और ये सत्य है, तमाम प्रमाण में दे सकता हूं। लेकिन ये मानना कि बाबा साहब आज की राजनीति में, आज के समाज में, मैं उसको जैसे परिभाषित करने की कोशिश करता हूं, बाबा साहब आज समाज के संस्कार का हिस्सा बने हैं, और जब ये संस्कार का हिस्सा बन रहे हैं तो समाज को खुले मन से बाबा साहब के विचारों को, उनकी सोच को स्वीकार करना चाहिए। उसी में भारतीय समाज का भला है, उसी में समग्र समाज का भला है। जी जी। अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से कहूं नरेंद्र जी, मैं इसलिए आपसे ये बात समझना चाहता हूं क्योंकि चाहे पंजाब की राजनीति में मैंने देखा तो बाबा साहब को खास तौर पे याद किया गया। अच्छी बात है, याद करना चाहिए बाबा साहब को, उसमें कोई बुराई नहीं है। और भी तमाम राजनीतिक दल मैं देखता हूं, मैं किसी कार्यालय में जाता हूं राजनीतिक दल के, तो आपकी किताबें मुझे लगी हुई दिख जाती हैं। जो भी कोई नेता होता है उसके पीछे बाबा साहब पे आपने जो किताबें लिखी हैं वो खास तौर पे मुझे दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही। राजनीतिक नजरिए से आज जब हम बात चर्चा कर रहे हैं इस अमृत महोत्सव के काल में, तो आप कैसे देखते हैं बाबा साहब को राजनीतिक दृष्टि से? क्या बाबा साहब को सिर्फ वोट के लिए याद किया जाता है या वास्तव में कुछ उसके प्रति कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने बात की पंजाब से लेके दिल्ली तक, मैं तो ये कहूंगा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार जो है वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। अब देखिए कि ये जो भंडार उपलब्ध किया गया है उसको कौन कैसे इस्तेमाल करेगा ये तो उस व्यक्ति पर निर्भर होता है। जैसे कि कुछ जगह पर उसका गलत रूप से पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, हमारा लोकतंत्र है, उसमें ये सब बातें होती है। सवाल ये है कि उनके विचारों को कहां तक हम आत्मसात करते हैं। जी। बोलना एक बात है और उसको आत्मसात करना, स्वीकारना और अपने वर्तणूक में, अपने बिहेवियर में उस प्रकार का बदलाव ले आना, ये काम अभी बाकी है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंजाब से ओडिशा तक या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक, सारी जगह पर जब बाबा साहेब अम्बेडकर जीवित थे तो उनके एक कलीग्स थे, उन्होंने कहा था, सहकारी ने कहा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर वुड बी मोर पावरफुल इन हिज डेथ देन व्हाट ही व्हेन ही इज अलाइव। और ये बिल्कुल सच निकला है। अभी देखिए पूरे देश भर में आप देखिए कि 6 दिसंबर को जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन होता है, तब आप देखिए बंबई में जाके, बंबई में अगर आप जाएंगे तो वहां पर प्रति वर्ष 2 करोड़ लोग आ जाते हैं। जी। कैन यू इमेजिन 20 मिलियन पीपल come there and in a very systematic manner they come to pay their homage to this महामानव को वंदन करने के लिए आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां किताबें बेचने के लिए रखते हैं 20 लाख लोग जाते हैं, मैंने 2 करोड़ कहा,
लेकिन वो 2 दिन में 2 करोड़ रुपए की किताबों की खरीद होती है। यह बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए कि ज्ञान वहां जो आते हैं लोग भक्तिभाव से आते हैं, लेकिन ज्ञान को लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात और ये ज्ञान की जो शक्ति थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उन्होंने इसीलिए आज भी हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे ताने बाने में उनको प्रासंगिक बनाए रखा है। और इसीलिए जो मैंने बात कही राजनीति की दृष्टि से, तो उन्हें किस तरह राजनीति में भी संघर्ष करना पड़ा अपनी जगह के लिए, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज। जब प्रोफेसर यादव कह रही थी अब महिलाओं के उद्धार के लिए, देखिए जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सारे बदलाव, लेबर रिफॉर्म्स उन्होंने किए। उसमें महिलाओं को प्रसूति पूर्व लीव देने का प्रावधान उन्होंने किया था। भारत में सिर्फ एक व्यक्ति ने स्त्री पुरुष समता के लिए अपना मंत्री पद त्याग कर दिया, और वो व्यक्ति कौन थी? वो व्यक्ति थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और ये महिलाओं की संगठना भी मान्य नहीं करती है, लेकिन ये उनका काम बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, हम नहीं जानते। बिल्कुल नरेंद्र जी, क्योंकि बाबा साहब के जीवन के इतने पहलू हैं कि उस पर मैं चर्चा बहुत कम समय में इस आधे घंटे के कार्यक्रम में नहीं कर सकता, क्योंकि इतने उनके व्यक्तित्व के पहलू हैं। खैर, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।